भविष्य मालिका में ये कहा गया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। हाँ, और हमें जो एक कुंडली प्राप्त हुई वो कितनी सही है, कितना सटीक है, लेकिन जो कुंडली प्राप्त हुई वो एक अवतार की कुंडली के बराबर है। आजकल जैसा मैंने देखा कैंसर 2030 तक पेंडेमिक बन जाएगा। पेंडेमिक आपको हर चौथे घर में दिखाई देगा। नो डाउट कि अब हमारा कलयुग खत्म हो रहा है। मैं तो मतलब बिल्कुल पूरे 100% सील मुहर के साथ कहता हूँ। और कई लोग, आपको ऐसा लगता है कि वो लोग सतयुग भी देख लेंगे? बिल्कुल देख लेंगे। 2039 इतना भयानक होगा भारत के लिए, और खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ पे देवी देवताओं का पूरा संग्रह था, चाहे राम, कृष्ण, बुद्ध, जैन, सभी देवी देवताओं का, तो ये तो हमेशा सेफ रहा है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। जैसे आपने नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियां सुनी हैं, वैसे ही एक भविष्य मालिका है जिसमें कई सारी भविष्यवाणियों का जिक्र है। ये ग्रंथ कहाँ से आया, भारत के पास इतनी बड़ी धरोहर थी, उसके बारे में क्यों बात नहीं होती है, कौन कौन सी ऐसे प्रेडिक्शंस हैं, भविष्यवाणियां हैं जो इस ग्रंथ में दर्ज हैं, सब पर आज बात करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, सुशील कुमार सिंह सर, एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत फेमस। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैम। सर, क्या है ये भविष्य मालिका और क्या कुछ लिखा है इसमें, कहाँ से ये ग्रंथ आया? भविष्य मालिका उड़ीसा में इसकी ओरिजिन हुई, और करीब 5 से 6 साल, 1000 साल पहले, जी। हो सकता है कुछ और पुराना हो, उड़िया भाषा में इसे लिखा गया ताड़पत्रों पे। उसके बाद इन्हें कई लाइब्रेरीज में रखा गया उस समय की। फिर अब जाके अचानक ये 3-4 साल पहले चर्चा में आई, है ना। तो उड़ीसा में तो 10 साल पहले इस पे काम होना शुरू हुआ, लेकिन हिंदी भाषी लोग उड़िया नहीं समझते और उड़िया लोग हिंदी नहीं समझते, और बीच में इंग्लिश का भी गैप है। इस वजह से अभी इसका कोई ऑथेंटिक वर्जन या कोई बुक नहीं आई है। एक बुक आई है जो बहुत पतली सी है, जो बिल्कुल मतलब उसको मैंने देखा, उसमें कुछ भी काम का नहीं है जी। हमें नहीं लगा। तो लेकिन जो भविष्यवाणियाँ हैं वो काफ़ी भविष्यवाणियों अगर उसे हम वैदिक या मैदनी ज्योतिष, जैसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उससे जोड़ते हैं तो मैच करती है। लेकिन कुछ बिल्कुल जैसे डरावनी लगती हैं, सत्य से परे लगती हैं। जैसे दिल्ली पर बम गिरेगा, एटम बम। कब? भविष्य मालिका में बताया गया 25 से 28 के बीच में। अरे बाप रे। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। अब भविष्य मालिका के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरा इसमें निजी कोई राय नहीं है। दूसरी, भगवान जगन्नाथ का मंदिर डूब जाएगा, तो ये माना जा सकता है। समुद्र एक ऐसी चीज़ है जो पूरी विश्व को डुबो दे, ऐसा हो सकता है। अब ये 25 से 28 के बीच में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। फिर यहाँ कहा गया कि 14 मुस्लिम राष्ट्र आक्रमण करेंगे। कहाँ? भारत पे, है ना, और वो काफ़ी हद तक सफल होंगे। तो बहुत बड़ी शॉकिंग भविष्यवाणी है। हाँ, ये भविष्य मालिका में ये शॉकिंग तो है, ये बहुत शॉकिंग है। इवन कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह इससे प्रभावित होकर कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो होगा सबके साथ होगा। अब ये है कि भारत तात्कालिक रूप से किसी युद्ध में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये ज्योतिष के हिसाब से मैं बताऊंगा आगे कैसा है। लेकिन उसके बाद कहा गया है कि पूरा इंडिया शासक, मतलब उसमें कोई शासन नहीं रहेगा किसी का, एक खुला एरिया हो जाएगा, खुला क्षेत्र हो जाएगा लोगों के लिए। फिर राजस्थान से कोई एक व्यक्ति जो कभी सेना में रहा हो, वो निकलेगा और लोगों को यूनाइट करते हुए उड़ीसा में जाएगा, और वहाँ पे ज़बरदस्त युद्ध होगा। युद्ध के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस युद्ध में जो लोग हिस्सा लेंगे,
उसमें सप्त चिरंजीवियों का नाम है, लेकिन उसमें एक विवाद है। अश्वत्थामा को जब भगवान का श्राप मिला था तो वो 3000 साल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका अश्वत्थामा, उसमें तो कोई बचा नहीं। हनुमान जी मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक जो रोल आता है, एक जो विशेष बात आती है वो काली जी की आती है। काली जी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था जी। तो काली जी तो मतलब उनको वो लोगों को निगलती हैं या भक्षण करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ पे ग्रहण करूँगी, जो महाभारत में हो रहा था। तो भगवान ने, ऐसा कहा जाता है, भगवान ने कहा नहीं अभी रुको, अभी समय आएगा जब आप इससे ज़्यादा आहार आपको मिलेगा। तो उसमें ये आता है कि महाकाली महागर्जना करती हैं, ज़बरदस्त गर्जना करके वो पूरा इस तरह का युद्ध होता है। एक ये सिनेमेटोग्राफ मतलब सिनेमा लगता है पूरा का पूरा, जिस तरह से बहुत तेज आवाज कर रही हूँ। 25 से 28 के बीच ही कहा हाँ, ये है, 25 टाइमलाइन। से, हाँ 25 से 28 के बीच में। अभी 25 में क्या है जो मैंने देखा, कभी लोगों ने पूछा एक बार मुझसे कि तब तो सब लोग खत्म हो जाएंगे, या एक जगह ये भी है कि दुनिया में सिर्फ 50 करोड़ लोग बचेंगे। तो दुनिया तो 8-10 अरब की है, 50 करोड़ लोग बचेंगे तो लोगों, तो मैंने क्या किया कि अपने आसपास दिल्ली की, पटना की और उसके बाद मुंबई की कई लोगों की एज निकाली। तो उसमें ऐसा कोई ये नहीं था कि इन 3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मैंने ये एक तरह से रिसर्च किया जी। तो ये तो पक्का हो गया कि लोग अभी कम से कम इस रीजन में मरने नहीं जा रहे हैं। तो आपने कितने लोगों की करीबन कुंडलियां देखी होंगी सर? कम से कम 225 कुंडलियाँ। 25। एक एज निकालने में मुझे 6 मिनट लगते हैं, और मैंने उम्र उनकी निकाली, उम्र मतलब लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन कि कितनी उम्र होगी। तो ऐसा 25 से 28 के बीच में कुछ ही लोग मिले जिनके अलग अलग कारण थे। जैसा कि आज ही एक कुंडली देखी हमने, तो उसमें 36 की एज में उनका निधन दिखा, लेकिन वो अलग कारण है। मास लेवल पे कोई डिस्ट्रक्शन होने का वो आपको संकेत नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला। पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि हमारे ऊपर हमला हो और हम बच जाएं, लेकिन बहुत बुरी परिस्थितियों में बचें। ये आप भविष्य मालिका से हटकर आपका अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं? मैं अपना ऑब्जर्वेशन इस तरह बता रहा हूँ कि 2025 मार्च से एक बड़ा बदलाव होगा भारत में, फिर सितंबर 2025 से बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसको मैं रिपीटेडली मैं कहना चाहूँगा, 2025 मार्च से और सितंबर 2025 से बहुत बड़ा बदलाव होगा। थोड़ा सा उथल पुथल होगी और उस समय भारत मंगल की दशा में आ जाएगा। तो शांति नाम की चीज़ नहीं रहेगी, हम लोग एक अशांति, अनरेस्ट के दौर में पहुंच जाएंगे। तो इस मामले में तो गड़बड़ है। आप इस मामले में मैं निजी तौर पर ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये सर आप पॉलिटिकली अनरेस्ट कह रहे हैं या जो आम जनता है उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाएगी? दोनों लेवल पे ऐसा होता दिखता है मुझे। फिर हम आगे जाते हैं, 2025 के ग्रहण तो 3-4 हर साल पड़ते हैं। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं वो अपना असर दिखाते हैं। तो 2025 में जो ग्रहण पड़ेंगे और आगे जो ग्रहण पड़ेंगे उनका भविष्य मालिका से पूरा कनेक्शन है। अच्छा, कैसे? कनेक्शन ये है कि जो जो घटनाएं घटती बताई जा रही हैं, ग्रहण पे जो शोध हुए हैं वो 6 महीने के भीतर रिजल्ट देते हैं। तो इस हिसाब से 25-26 में तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी आम तौर पर आम आदमी द्वारा कोई उम्मीद नहीं की गई थी। कुछ अच्छा लिखा है भविष्य मालिका में? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। ये थोड़ा अजीब इसलिए है, यहीं पे नास्ट्राडमस और भविष्यवाणिका में अंतर हो जाता है। नास्ट्राडमस की भविष्यवाणियाँ खुली तौर पे हैं, एक राजा आएगा, राज करेगा, इतने दिनों तक राज करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भविष्य मालिका में ये कहा गया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। हाँ, और हमें जो एक कुंडली प्राप्त हुई वो कितनी सही है, कितना सटीक है,
लेकिन जो कुंडली प्राप्त हुई वो एक अवतार की कुंडली के बराबर है। आपके पास है वो कुंडली? हाँ, मेरे पास है वो कुंडली जी। तो जो सबसे बड़ी अभी तक सबसे अच्छी कुंडली मानी गई किसी अवतार या डिवाइन व्यक्ति के लिए, तो भगवान राम की मानी गई थी। भगवान श्री कृष्ण में एज अ गॉड या अवतार थोड़ी सी कम चीज़ें थी कुंडली में। भगवान राम में मोस्टली प्लैनेट्स या तो उच्च के थे या स्वग्रही थे। ये कुंडली जो कल्कि भगवान की बताई जा रही है, ये भगवान राम की कुंडली से भी कहीं स्ट्रांग है। क्या लग्न है? कौन सी लग्न की? कर्क लग्न है। कर्क लग्न हाँ, की। कर्क लग्न। कर्क लग्न आमतौर पर कर्क लग्न राजाओं की लग्न होती है, लेकिन इस बार भगवान जो पैदा हुए हैं, जैसे अभी तक भगवान राम या भगवान कृष्ण क्षत्रिय घरों में पैदा हुए या किसी छोटी मोटी रियासत में ही पैदा हुए, बड़े घरों में, लेकिन ये बहुत विपन्न घर में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं तपस्या कर रहे हैं। मतलब कल की भगवान हमारे बीच आ चुके हैं, आपके पास उनकी कुंडली है? हाँ, जो मुझे कुंडली प्राप्त है, पर आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी चलिए, ऑथेंटिक है। वो एक बात लेकिन अलग है। जैसे मान लीजिए हमको एक कुंडली दी गई, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, तो उस पे जो कुंडली बन के आ रही है, जो 20 साल की उम्र होगी उनकी, जो कुंडली बन के आ रही है 20 या 22 साल, तो वो डिवाइन कुंडली है, वो सामान्य कुंडली नहीं है। क्या आपने उस कुंडली की आयु वर्ग निकाला है, आयु खंड? हाँ, ये मुझसे मिस्टेक हुई, क्योंकि ये कुंडली आपसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं साल भर पहले देखा था, उसके बाद मैंने उस कुंडली पे काम नहीं किया। जी। कौन कौन से आपको ग्रह दिखे कि जो एक तपस्या की तरफ भी इशारा कर रहे हो और सबसे जो संहार की तरफ भी इशारा कर रहे हो? सूर्य, बृहस्पति, जी। जो जो सबसे शुभ और बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, जो किसी भी अवतार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सूर्य बृहस्पति उसमें हैं, उच्च के हैं। इसके बाद केतु, फिर मंगल उच्च का है, और मंगल को मुझे याद नहीं आ रहा, मंगल इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है कि वो बहुत निर्मम तरीके से गलत लोगों का संहार करेंगे, वो कुंडली अगर हम सच है तो। सर, कलयुग में संहार का मतलब क्या है? पहले संहार हम देखते थे कि महाभारत का युद्ध ही हुआ कि बाण चला दिया, तलवार से संहार कर दिया, पर अभी तो ये सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो क्या कल्कि भगवान वेल इक्विप्ड होकर इसी युग के हिसाब से आए हैं? क्या है, अगर वो कुंडली सच है तो? हाँ, बिल्कुल, वेल इक्विप्ड होके वो साधना जैसे कर रहे हैं, तो वो इसी एरा के हिसाब से, इसी युग के हिसाब से वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे इसी युग के हिसाब से। मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि भविष्य मालिका इंडिया में अभी नहीं समझी जा चुकी है, लेकिन लोग इतने जो अमेरिकन्स हैं वो इतने तेज़ हैं, मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बाकी राष्ट्रों का मुझे नहीं मालूम है। जैसे उम्र निकालने का, उम्र निकालने का जो फॉर्मूला मेरे पास है, वो ऑलरेडी किसी से वो लोग खरीद चुके हैं करोड़ों रुपए में। अब उसका दुरुपयोग किस लेवल पे होगा, आई कांट एक्सपेक्ट, आप भी नहीं सोच सकती। इंश्योरेंस सेक्टर में उसका दुरुपयोग हो सकता है, लोगों को डराने में यूज़ हो सकता है। जैसे कैंसर के किस में कैंसर है किस में नहीं, वो फार्मूला भी उनके पास चला गया है। आजकल जैसा मैंने देखा, कैंसर 2030 तक पेंडेमिक बन जाएगा। पेंडेमिक आपको हर चौथे घर में दिखाई देगा। इस तरह लोगों के बाल उड़े हुए, भौहें उड़ी हुई, इस तरह के। तो और उसका 4 लाइन का फॉर्मूला है कैंसर का। तो इन सब चीज़ों को यूएस के लोग लेके उड़ गए, वो कितना दुरुपयोग करेंगे। और दुख इस बात का है कि हम यही तय करते हैं कि ज्योतिष सही है कि नहीं सही है, भविष्यमालिका सही है कि नहीं सही है, हम इसी में रहते हैं और वो काम कर जाते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे पुनर्जन्म या पिछला जन्म, इन सबको हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक दर्जा नहीं प्राप्त है, पर यूएस में उसको पुलिस इंट्रोगेशन में और के मामले में और सब चीज़ों में जब कोई इलीगल काम होता है तो वो पूरा का पूरा उसका प्रयोग होता है, यूज़ होता है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी का? हाँ बिल्कुल, थेरेपी नहीं, पास्ट लाइफ का जो क्या रहा है, आदमी कैसा रहा है, कुंडली से। हाँ,
कुंडली से, बिल्कुल कुंडली से काम कर रहे हैं। और भी जितना भी सोल से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, यूएस में उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता है। और जबकि वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और मोस्टली कैथोलिक्स हैं, जो ये मानते ही नहीं कि दोबारा जन्म हो सकता है। लेकिन वो इतने लिबरल हैं, जैसे उनका है कि क़यामत का दिन आएगा एक, वो चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब एक ही हैं, कहीं ना कहीं एक ही धर्म है मिला जुला के उनका। लेकिन अपने यहाँ क्या है, तो जो पूर्व जन्म अपने यहाँ बहुत साइंटिफिक सब कुछ है, लेकिन एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है लोगों को। जैसे मैं बार बार सोचता हूँ कि 1575 या 1560 के करीब में अकबर काल में रामचरितमानस की रचना हुई। उसमें एक लाइन है, चलत विमान कोलाहल होई। हाँ। अब विमान कब बना? 20वीं शताब्दी में, 1900 समथिंग में पहला चला। अब ये बताइए, विमान शब्द से कोई न इंडिया के लोग परिचित थे, न बाहर के लोग परिचित थे, न अरब के लोग परिचित थे। विमान तो ठीक है, चलत विमान या उड़त विमान, कोई चीज़ उड़ रही है तो आज तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा लोग उसको क्या समझे होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उड़ रही है पक्षी की तरह। और कोलाहल हुई, कोलाहल से मतलब खूब आवाज़ करते हुए जा रही। अभी कुछ लोगों ने रिसर्च किया है जिसमें पारा जो होता है, मकरी, ये मरकरी से चलता था उस ज़माने में। मरकरी एक ऐसी चीज़ है, उसको चाहे जैसे छूइए कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ होता नहीं। तो अभी तक की रिसर्चेज में ये आया है कि ये मरकरी से चलता था। दुख जैसे ज्योतिष की बात हम करें तो पूरे भारत में इस पर 1 रुपए का मदद नहीं है इसकी रिसर्च में। के राव सर ने जो भी रिसर्च करी, जो अपने स्टूडेंट से कराई, जो अपने कलीग से कराई, वो उनके अपने संसाधनों से लोगों ने किया। लेकिन जर्मनी में गजब की रिसर्च हो रही है ज्योतिष पे, और मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ दिन बाद इस पे हम अपना अधिकार भी ना कर पाएँ कि ये हमारा था। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ 15 सालों में ये सारी चीज़ें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे एक एक पार्टिकल की, एक एक एटम की गति फिक्स है, उसी तरह भविष्य भी फिक्स है। तो वो एक थ्योरी लेके आ सकते हैं और हम हाथ मलते रह जाएंगे। एक्चुअली सर दिक्कत क्या है, जो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को इसलिए भी लोग ऑथेंटिक नहीं मान पाते हैं क्योंकि आप जैसे, और मैंने कई ऐसे तमाम आप जैसे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू करे हैं, बहुत खुलकर अब सामने आए हैं। अभी तक जो हम देखते थे गाँव शहरों में कि बगल वाले पंडित जी को दिखा लिया, उनको पत्री दिखा ली, तो बहुत लेमैन लैंग्वेज में वो बताते थे, तो लोगों को बहुत एनालिटिकल और बहुत लॉजिकल नहीं लगता था वो चीज़। आपकी बात सही है, लेकिन मैं अभी भी बता दूं, अभी भी चीज़ें डिस्गाइज्ड अवस्था में हैं। जैसे विवाह को लेके है जी। कोई एक स्त्री जातक को लेके, कोई अपनी बेटी को लेके परेशान है, उसकी उम्र 32 साल हो गई, ज्योतिषी के पास गए तो वैदिक में वो ये दशा चल रही है, इसमें हो जाएगी। फिर गए, अरे यहाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर हो जाएगी। अब उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं नाड़ी पद्धति, अच्छा, 3 से 4 मिनट लगा, एग्जैक्ट ईयर बता देंगे आपको, इस समय शादी होगी। और ये भी हम लोगों के पास ऐसे भी लोग आए हैं जो कई लोगों से खूब पैसे खर्च किए और बता दिए इस साल शादी होगी, इस साल शादी होगी, पर हमने बताया ये शादी होगी ही नहीं। परेशान मत होइए, अपना आप चाहे जिस तरह का जीवन व्यतीत करिए, सिंगल रहिए, और आप चाहें तो लैविश लाइफस्टाइल जिए, और आप चाहें तो स्पिरिचुअल होके रहिए, दुनिया घूमिए, पर शादी नहीं होगी। शादी नहीं होने का फॉर्मूला वैदिक या पराशरी में ऐसा कहीं एक लाइन का स्पष्ट नहीं है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में है। नाड़ी में है। नाड़ी में विवाह का है, बच्चे का है, बच्चा नहीं होने का सिंपल फार्मूला। जैसे अभी जल्दी की बात है, एक लड़की की लोगों ने बताई कि शादी होगी, 3 ब्राह्मणों ने सेम डेट बताई, ब्राह्मणों मतलब ज्योतिषियों ने, उन्होंने सेम डेट बताई, उनको लगा अब तो हो ही जाएगा। जब नवंबर आ रहा है, उनको लगा अरे तो गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ।
तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने कहा ये शादी होगी ही नहीं। पहले उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा, बहुत ही चालाकी से उन्होंने पूछा, इसमें बच्चे का योग बताया। उन लोगों को भी कुछ शायद आइडिया हो कि नहीं होगी, कोई कमी हो, जो कुछ भी। हमने कहा इसमें बच्चे का तो योग नहीं है। उनका शादी बताई, अरे हमने कहा इसमें तो शादी का भी योग नहीं। तो ज्योतिष को इस लेवल पे लाना होगा हमें कि लोग कम से कम पैसे में सटीक चीज बोले हैं। सामान्य आदमी तक भी पहुंच जाए, जो जिस लेवल का हो, जो पे कर सकता हो, आप उससे फीस लीजिए, लेकिन मेहनत करके काम करिए। इस स्टूडियो में आने से पहले मैं 3:30 बजे रात तक जगा हूँ। तो मेहनत। लोग क्या करते हैं कि भारत की आबादी 150 करोड़ है, एक आदमी आया, उसी से लूट लो, उससे लूट लिया आपने, चला गया, फिर दूसरा आएगा, वो कितनों को बताता फिरेगा कि आप गलत हैं, आप नहीं बता पाते। जैसे कि कितनी जगह वो लिखता जाएगा आदमी की नहीं, ये इन्होंने गलत बताया है। सर एक और सवाल है मेरा जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ज्योतिष से भविष्य सिर्फ बताया जा सकता है या भविष्य को ऑल्टर भी किया जा सकता है? इसमें एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं शुरू करूंगा। एक भगवान है, मैं नाम नहीं लूंगा। भगवान जा रहे थे, भगवान की पत्नी ने कहा, वो भी साथ साथ जा रही थी, सामने से एक स्त्री आ रही थी। भगवान ने कहा ये आज शाम तक विधवा हो जाएगी। तो भगवान की पत्नी जो भी भगवती देवी रही हूँ, उन्होंने कहा अरे ये तो सामान्य बात है, विधवा है तो सधवा कर दीजिए उनको, आप रोक दीजिए। तो उन्होंने कहा जब मैं धरती छोड़ूंगा, तो जब मैं अपना नहीं रोक सकता हूँ, मुझे भी जाना है, तो इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, नाम जप है, राम राम, भगवान कृष्ण का वैष्णव लोग, या फिर महामृत्युंजय है। और एक बहुत बड़ा जो छुपा हुआ एक स्वास्थ्य के मामले में या आयु के मामले में एक चीज़ है, वो हनुमान जी का है, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। ये सारी चीज़ें हैं, अल्टर नहीं की जा सकती, थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। लेकिन अगर विवाह का योग नहीं है तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं, कोई लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, मैंने भी करी, 3 इंटरव्यूज़ मैंने दिए। सिविल की आदमी तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू में मिनिमम मान लीजिए 8,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ 500 का। तो लोगों ने कई बार मुझसे सवाल किया कि जब उनका सिलेक्शन होना ही नहीं, मतलब इनको आईएएस बनना ही नहीं था, तो भगवान ने इनका इतना समय क्यों खर्च किया। तो इसका जवाब है कि इन्होंने किसी का समय खर्च किया होगा, इनके डेट्स रहे होंगे, यहाँ तक आए, और उनको जो सेलेक्ट हुए उनका राजयोग लिखा होगा। लेकिन उन्हीं में जैसे एक केतु प्लेनेट है, वो नौकरी का दुश्मन है। दुश्मन है? हाँ, दुश्मन है, वो खा जाता है नौकरी। जैसे प्रेडेटर्स होते नहीं, वो अपने शिकार को खा जाते हैं। तो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कई लोगों को नौकरियां गंवाते देखा। एक लोग के ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे लगा लिया है सोर्स, इनसे लगा लिया है, मेरे पति बच तो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे फाइनल राय लेना चाहती हूँ। उनकी वाइफ ने पूछा। हमने कहा ये जा रहे हैं, और जाने के साथ साथ ये जेल भी जा रहे हैं। जेल का भी अलग योग होता है, दाग लगने का योग होता है। कोई आदमी कुछ भी न किया हो, कोई आदमी अपना, उनका चरित्र बिल्कुल धवल, मतलब सफ़ेद दूध की तरह एकदम स्वच्छ रहा हो, वो आदमी फंस जाता है। किसके कारण? चंद्रमा के। क्या सिचुएशन होती है चंद्रमा की? चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो कलंक लगाता है। अरे बाप रे। पूरे, ये पराशरी से बिल्कुल मैं अलग बोल रहा हूँ आपको। चंद्रमा कलंक लगाता है, पूरे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा खलनायक है ये। और यही लोगों का कैरेक्टर खराब करता है। चंद्रमा? हाँ, चंद्रमा। और चंद्रमा लोगों के मल्टीपल अफेयर्स बनाता है, चंद्रमा चीटिंग कराता है। अब मैं ये नहीं कहूँ चंद्रमा कराता है, मतलब हम चंद्रमा देखते हैं, वो चंद्रमा है, वो कोई शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन नहीं जो सिंपली बता दो इनका शुक्र मंगल है,
आदमी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। शुक्र मंगल महात्मा गांधी में था, हमारे गुरु जी में था, बहुत सारे लोगों में शुक्र मंगल एक अलग है। प्रॉब्लम कहाँ है? चंद्रमा में। चंद्रमा कुछ ग्रहों के साथ अगर मिल गया, मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ किन के वरना साथ लोग मिल अपनी गया, कुंडलियां देख देख लोग के पता फिर चला कि शक करने लगेंगे शक करने लगेंगे। अपने स्पाउसेस पे, पति पे, पत्नी पे। एक तो वैसे ही दुनिया ठीक से नहीं चल पा रही है। सबसे बुरा जो समय चल रहा है विवाह का चल रहा है। हम्म, शादियां जोड़ों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये मेरे पास दोबारा आएंगे ही, कि कब ये मतलब जाएं। बहुत बुरी स्थिति है। ओहो, इवन जैसे ही रूरल एरिया थोड़ा सा आप क्रॉस करेंगे, हम्म, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ एक और भी कारण है कि जैसे ही पॉवर्टी लाइन क्रॉस हुई, थोड़े से पैसे आए, दोनों परिवार ठीक ठाक हैं, मतलब उनके पास कुछ लाख की सेविंग है, तो जैसे ही दोनों परिवार डिपेंडेंट हो गए तो फिर वहाँ तलाक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये मैंने देखा। लेकिन ये गांव में भी जा रही है बीमारी। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी पूरे दिन सिर्फ एक ही प्रश्न मिलता है, वो भी डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। और लड़कियां अकेले रह रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। 41-42 साल की उम्र में फिर शादियां। सबसे ज़्यादा हद तब हो गई जब 3 दिन पहले एक लेडी ने मुझसे कहा कि मेरी शादी कब हो जाएगी, और उनकी एज 60 ईयर्स था। तो ये समाज हिल रहा है। हम कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। हाँ, ज्योतिष सिर्फ उसको बता रहा है, ज्योतिष करवा नहीं रहा। ऑल्टर भी नहीं कर सकता। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ऑल्टर करने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसको बहुत गौर से बहुत दिनों के बाद ये देखा है, आपके पास जितनी चीज़ें हैं, घर, गाड़ी, खुद, बच्चे, इनको पूरा तरीके से एक सलीके से रखिए। ये शुक्र हो गया, सलीका मतलब माइन्यूटनेस। तहा के कपड़े तहा के रखना, सारी चीज़ों को आप एक जगह कर दीजिए, बढ़िया से सब चीज़ों को साफ कर दीजिए। सिर्फ चूने से अगर आप पोत देंगे तो भी आपके घर लक्ष्मी आएंगी। दूसरा एक छोटा सा और है, लक्ष्मी जी को इत्र चढ़ाइए, वो भी गुलाब का। हस्बैंड, उस घर में लक्ष्मी लानी है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या है कि फ्राइडेज को वो लाल साड़ी पहने या लाल कपड़ा पहने, लाल गुलाब उन्हें गिफ्ट करें। लाल गुलाब अगर लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ गिफ्ट करें। मान लीजिए पत्नी से बातचीत ही नहीं है, जैसा कि अब 20% यही है, पत्नी कहीं रह रही है, हस्बैंड कहीं रह रहा, तो घर के साउथ ईस्ट में गुलाब रख दीजिए। दूसरा, कमला देवी। आप लोगों ने, हम लोग जो कभी गांव में रहे हैं, पहले जो कैलेंडर्स होते थे लक्ष्मी जी के, एक तो डॉक्टर रवि वर्मा ने बनाए, जिसमें माता लक्ष्मी माता खड़ी होके हैं, पर लक्ष्मी जी को खड़ी हुई, सीधी खड़ी हुई लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, कमल पे बैठे हुए लगानी चाहिए। जी बता रहा हूँ, क्योंकि वो चर हैं, वो चली जाएंगी, चंचला तो ही है वो। बैठी हुई लक्ष्मी जी हूँ, 4 हाथी हूँ, 2 हाथी इधर, 2 हाथी उधर, और स्वर्ण कलश से उनका जल गिर रही हूँ, नहीं जल गिर रहा हूँ, हाँ, मतलब जलाभिषेक कर रहे हूँ। ये जो मूर्ति हुई, ये हुई कमला देवी। कमला देवी 10 महाविद्याओं में एक महत्वपूर्ण देवी हैं। धन की जो मुख्य देवी हैं वो कमला देवी है। तो और खुद भी आदमी को परफ्यूम यूज करना चाहिए, इत्र नहीं, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है, अल्कोहल राहु है। थोड़ा सा जो अल्कोहल युक्त जो परफ्यूम होगा, तो परफ्यूम शुक्र हुआ, राहु बढ़ाता है, तो शुक्र राहु का नाड़ी में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, धन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, शुक्र और राहु। तो हमने शुक्र राहु अपने ऊपर डाल लिया। जैसे मान लीजिए आपका मिथुन राशि है, सॉरी मिथुन में शुक्र बैठा हुआ है, तो मिथुन कहाँ हुआ, ये हुए, ये एरिया मिथुन हुआ, ये एरिया मिथुन हुआ। तो यहाँ पर परफ्यूम थोड़ा थोड़ा लगा लें। किसी का मेष राशि है तो सर के पास लगा लें, वृष राशि है तो नहाने के बाद यहाँ लगा लें। ये आप राशि के जिस हाउस में शुक्र बैठा है उसका क्या नंबर है, राशि नंबर? बस नंबर वो देखना है। देखिए आपको करना क्या है, हाँ। सिंपल मैं बता रहा हूँ, सभी
ऑडियंस के लिए बता रहा हाँ हूँ, जी। ये शुक्र इस नुस्खे का प्रयोग करिए। और मैं लंबा चौड़ा कोई आपको ये नहीं देने जा रहा हूँ रेमेडी, गूगल करिए बॉडी पार्ट्स एंड प्लैनेट्स, बॉडी पार्ट्स एंड राशिस, तो राशियां पता चल जाएंगी। ये राशि का ये एरिया है, लास्ट है पैर में मीन है, उसके ऊपर कुंभ है, उसके ऊपर मकर है, थाइस के पास धनु है, प्राइवेट पार्ट्स में वृश्चिक है, नवल एरिया के आस पास नीचे वो तुला है, ओके। और यहाँ पे सीने के पास ये में मिथुन है। ये कर्क हो गया, ये मिथुन है ना। तो यहाँ पे आप स्प्रे करिए और अपनी जो आपकी क्षमता है उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का स्प्रे। जैसे मैंने कई लोगों को देखा, शाहरुख खान डनहिल का परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो ऐसा कोई आप आदमी बता दीजिए जो चल रहा हो और वो मतलब उसका जो बॉडी ऑर्डर है वो गलत आ रहा हो, तो पैसे नहीं आएंगे। जो गांव में खेतों में मजदूरी करते हैं उनके बॉडी ऑर्डर्स को देखिए। मैं कह रहा हूँ वही अगर परफ्यूम यूज़ करने लगे तो शायद कोई उनको रास्ता मिले कि वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाए, शहरों की तरफ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये देखना कैसे है, जैसे मान लीजिए एक चार्ट है, चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं, 9 ग्रह प्लेस होते हैं, तो शुक्र किस हाउस में बैठा है और उसमें कौन सा राशि नंबर लिखा है? नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ओके। आप ये देख लीजिए पूरी कुंडली में शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है। हाँ। जैसे वहाँ 5 लिखा हुआ है, ओके। मतलब सिंह राशि। ओके। और इसको जानने के लिए नंबर किस राशि से रिलेटेड है वो मिल जाएगा। 1 2 3, 1 में मेष हो गया, 2 वृष हो गया, और उस राशि का फिर बॉडी पोर्शन देखना, बॉडी पोर्शन देखना। उस पे इत्र या परफ्यूम? नहीं, इत्र नहीं, परफ्यूम लगाना है। परफ्यूम लगाना है। इत्र तो माँ को लगाना है, माँ को लगाना है, ठीक, वो भी गुलाब का। और लक्ष्मी जी से कनेक्शन बनाए रखिए। एक छोटा सा मंत्र है लक्ष्मी जी का, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्याय नमः। यही मंत्र करके इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन पाया। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इसी मल्टीवर्स में एक जगह है। जैसे हमारी गंगा है, गंगा ये धरती की नदी नहीं है, जो कहते नहीं भागीरथ ने लाया, तो भागीरथ जाके वहाँ गंगा माँ को नहीं लाए, वो तो अलग पोर्शन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो हर नदी, हर पहाड़, हर वस्तु का एक पुरुष रूप भी है। जैसे गंगा माँ यमुना कई लोगों को दर्शन दिए हैं। मेरी अयोध्या में कई लोगों ने सरयू माँ का दर्शन किया है लेडी फॉर्म में। उनकी सिद्धियां थी उन्हें, कुछ लोग तो अभी भी हैं लेकिन लोग जान नहीं पाते। मतलब आप समझिए एज अ रिवर, फिर एज अ गॉडेस माँ सरयू ने दर्शन दिया लोगों को, ये है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो गंगा है वो वहाँ से जब चली जी, तो ऐसा कहा जाता है जुपिटर, सैटर्न और 3 प्लैनेट स्टेशनरी थे। वो जैसे स्टेशनरी प्लैनेट क्या होते हैं, 22 डिग्री पे अटक जाएं, उसी पे रुक जाएं, मतलब बहुत जिस तरह से मोशन कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो जाए। तब गंगा जाके कैलाश पर्वत पे गिरी। तो वो एरिया मतलब उसने क्योंकि इतना वेग रहा होगा कि इसीलिए इतना ऊपर है, इसीलिए इतना रहस्यमयी है। आखिर में सर हमने भविष्य मालिका से इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है, कल्कि के बारे में भी बात की है। थोड़ा सा और हमारे दर्शक कल्कि भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा युगों के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इनकी जो एज बताई गई है ये उससे थोड़ा थोड़ा पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कलयुग की भी जो 3-4 लाख हज़ार एक एज बताई है, साल 3 लाख साल, 3 लाख साल, वो उससे पहले ही ख़त्म होता होगा दिख रहा है। कई बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, बहुत ही बढ़िया सवाल किया। देखिए पुराणों की एक भाषा है जी, ये जो कहा गया 2 लाख 3 लाख साल पुराना जी, ये मतलब हमको बताया गया एक प्रतीक के रूप में। उस समय की भाषा वही रही होगी। अब महाभारत की एज पता चल गई है, बिल्कुल एकदम सामने शीशे की तरह साफ है
क्या इसे 5000 साल पहले, हमने इस पे पॉडकास्ट भी किया, आपको लिंक में हम भेज देंगे इसका जी लिंक। जी, तो आज के 5000 साल पहले की घटना है। उससे ठीक 5000 साल या 6000 साल पहले भगवान राम का एज था। उसके ठीक 6000 7000 साल पहले आ, आ, सतयुग रहा होगा। तो नो डाउट कि अब हमारा कलयुग खत्म हो रहा है। मैं तो मतलब बिल्कुल पूरे 100% सील मुहर के साथ कहता हूँ कि जो 3 लाख साल पुराना है वो हमको छोड़ना होगा। हमको रिसर्चेस पे जाने होंगे, जैसे ओक साहब ने, नीलेश ओक ने किया है, बहुत सारे आदि सत्संगी ने किया है, बुक्स हैं बाकायदा। उन्होंने एक एक चीज़, दशहरे का क्या डेट रहा, भगवान राम ने जब तीर मारा तब क्या डेट रहा, इसी तरह भगवान कृष्ण का तो पूरा का पूरा सब कुछ डेट वाइज आ गया है। तो हमको लाख साल नहीं जाना है, हमको ये मानना है कि कलयुग अब खत्म होने के कगार पे है। और हम में से बहुत सारे लोग सतयुग में रह के तब जाएंगे। मतलब कलयुग बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। और कई लोग, आपको ऐसा लगता है कि वो लोग सतयुग भी देख लेंगे? बिल्कुल देख लेंगे। और एक मैं श्योर नहीं हूँ, तो हम बिल्कुल एंड पे हैं। बिल्कुल एंड पे हम श्योर नहीं हैं, पर लगभग 2040 के आसपास से सतयुग शुरू हो जाएगा। 2040 के आसपास से 2040 के सतयुग? हाँ, या हो सकता है कुछ थोड़ा सा बाद में, लेकिन चूँकि 39, ये मेरा 13 साल पुरानी रिसर्च है, 39 2039 2039 इतना भयानक होगा भारत के लिए, और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट एरिया, बंगाल, बांग्लादेश। मेरी कुंडली से तो लोगों ने मेरा भविष्य ही बताया है कि तभी से उठूंगी मैं। बताइए 39 नहीं तो में ठीक तो है आपका मैंने जैसा कि बताया कि कई लोगों की एज निकाली गई है ना, तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वो एरिया सेंसिटिव है, उड़ीसा का एरिया सेंसिटिव है, थोड़ा सा राजस्थान का एरिया सेंसिटिव है। आप यूपी, बिहार, दिल्ली तो हमेशा सेफ ही था। दिल्ली तो नहीं था, दिल्ली नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ पे देवी देवताओं का पूरा संग्रह था, चाहे राम, कृष्ण, बुद्ध, जैन, सभी देवी देवताओं का, तो ये तो हमेशा सेफ रहा है। अच्छा सर, आपने 2040 के करीब बताया है, करीब करीब ये आपका अनुमान है कि कलयुग ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। तो उस हिसाब से भविष्य मालिका में जो भयानक भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो तो सच होती दिख रही है, क्योंकि अगर कुछ होगा ही नहीं, डिस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, हाँ अगला युग कैसे शुरू होगा? जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब एक नया युग शुरू होता है तो सिंपली जैसे जब 20वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, 21वीं शुरू हो रही थी, तो लोग कह रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसी तरह पे, ठीक इसी तरह से जब एक नया युग शुरू होगा तो ऐसा नहीं सब खत्म हो जाएंगे, सब पानी में डूब जाएंगे। लोग बचे भी रहेंगे, लोग खत्म भी होंगे, और चीज़ें चलती रहेंगी, सिर्फ एक घड़ी का सुई बदल जाएगी। और कल की भगवान भी आ चुके हैं, कल की अगर उस कल की कुंडली को भगवान सच आ माना चुके हैं, जाए। लेकिन एक चीज़ में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी। अगर सारी कहानी 2028 तक रैप अप हो जा रही है, तो फिर ये जो 12 साल हैं ये कैसे जाएंगे? ये थोड़ा शोध का काम है। मैं फिर अगले समय आऊँगा तो इस पर पूरा शोध करके आऊँगा कि जो 12 साल का गैप है इसमें क्या होगा, और उसमें सिर्फ फ्लो में सिर्फ भविष्य मालिका पर बोलने की कोशिश करूँगा, साथ में अपनी शोध भी बोलूँगा, रिसर्चेस भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा रहा ये एपिसोड, और काफ़ी सारी चीज़ें, हमें बहुत डीप इंसाइट्स मिले हैं इस एपिसोड के ज़रिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगर आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है जो चाहते हैं आपके सर क्लियर करें, तो हम अगली बार जब सर के साथ जुड़ेंगे डेफिनेटली वो सवाल लेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा आप। इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पीकिंग ट्री अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी नमस्कार।